है। कई राज्य की चपेट में आ गए। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कहीं नदियां उफान पर हैं। इस बीच पहाड़ों में जमीन खिसकने की घटनाओं से लोगों को रोजाना दो चार होना पड़ रहा है। तस्वीरें जम्मू के डोडा की अब हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद अचानक आए सैलाब ने जमकर तबाही मचाई है। पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर बहकर आ गए हैं सड़क पर और सैलाब की चपेट में आने से इलाके के स्कूल और घरों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां पर देखिए सड़क पर सैलाब आ चुका है, जिसके चलते लोगों की जिंदगी मुश्किलों में पड़ गई है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सैलाब अपने साथ तबाही लेकर आया है। सड़क मार्ग बंद हो चुका है, लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, जिसके चलते वहां रहने वाले लोगों को रोजाना ही मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में स्कूल बंद करने पड़े हैं क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत के तमाम इलाके भारी बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आने वाले दिनों में बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर 23 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में प्रशासन ने बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ और हेमकुंड साहिब के यात्रियों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो देखिए ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये तस्वीर राजस्थान की है, जहां पर ये ट्रैक्टर जब पहुंचता है कैसे पानी में फंस जाता है। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लोगों की जान मुसीबत में पड़ी हुई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि जिंदगी चलाना जरूरी है, इसीलिए लोग इसी पानी के बीच से निकल रहे हैं। बाढ़ बारिश की मार हर तरफ देखने को मिल रही है और खास तौर पर जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में भी हालात बेहद खराब है। इसी बीच लगातार हो रही बारिश ने जरूर गर्मी से राहत दे दी है, लेकिन आफत बनकर भी ये बारिश जमकर बरस रही है। आपके सामने तीन तस्वीरें रख रहे हैं, तीनों तस्वीरें अलग अलग राज्यों की। पहली तस्वीर आप हिमाचल प्रदेश के मनाली की देख रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया है, तो वहीं गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। दूसरी तस्वीर आप मध्य प्रदेश के धार जिले की देख रहे हैं, जहां पर बारिश की धार ने सभी को परेशान किया हुआ है। बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई है, जिसके बीच में से एक टैंकर ने निकलने की कोशिश की तो आगे जाकर वो टैंकर पलट गया। और आखिरी तस्वीर आप राजस्थान के बांसवाड़ा की देख रहे हैं, जहां अचानक से नदी में उफान आने की वजह से पति और पत्नी फंस गए हैं, जिनको एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान के कोटा से भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से हालात यहां पर भी ऐसे ही हैं। यहां नाले में एक सीमेंट से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाता है। भारी बारिश के बाद कोटा के एक अंडरपास में पानी जमा हो गया। अंडरपास के बगल से एक नाला बहता है जो तेज बारिश के बाद से उफान पर है, जिसके बावजूद चालक ने सैलाब के बीच से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की कोशिश की और खामियाजा वो ट्रैक्टर ट्रॉली आगे जाकर पलट जाता है। तो मॉनसून के मौसम की चुनौतियों ने पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को परेशान किया हुआ है। कहीं लोगों के घरों तक सैलाब का पानी पहुंच गया है, कहीं लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं, कहीं सैलाब ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। कहीं बेहिसाब बारिश, कहीं बीच मझधार में जिंदगी, कहीं सैलाब में समाये आशियाने, बादलों की विनाश लीला, कुदरत की असीम ताकत हर किसी को बेबस कर देती है। देश के कई राज्यों में हर बार की तरह इस बार भी बादल कहर बनकर टूट रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के डोडा से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पल भर में कई मकान सैलाब की भेंट चढ़ गए। लहरों के इस प्रचंड वेग ने देखते ही देखते विनाश लीला का ऐसा मंजर पेश किया कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। आलम यह हो गया कि बाढ़ की इन हाहाकारी लहरों के आगे जो भी आया वो सैलाब में समा गया।
बताया जा रहा है कि कहारा इलाके में अचानक आई इस बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बादल फटने से कई गांव सैलाब की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि अचानक हजारों फीट ऊंचे पहाड़ से बेतहाशा पानी बहने लगा और देखते ही देखते ये सैलाब कई गांवों में घुस गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में इस वक्त गंगा उफान पर है। इस वक्त यहाँ विकराल लहरों से टक्कर लेना साक्षात मौत को न्योता देने जैसा है, लेकिन इन दो लड़कों ने ऐसा ही किया। गंगा में नहाने की कोशिश में इनके पैर फिसल गए और दोनों गंगा के तेज बहाव में बहने लगे, जिसके बाद पुलिस के जवानों को गंगा में कूदकर इन दोनों की जान बचानी पड़ी। गौलापार इलाके से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि कैसे लोग कुदरत की ताकत को चुनौती देकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पानी की तेज धार के बीच उसे पार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसे ही हालात किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीरें बैतूल से आई हैं, जहां छोटे छोटे स्कूली बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दरअसल वर्धा नदी में इस कदर सैलाब आया है कि सड़क के कई फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिस वजह से स्कूल तक जाने वाला रास्ता भी सैलाब में समा चुका है और इसी वजह से इन बच्चों को अपनी जान हथेली पर रखकर ये सफर तय करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा से आई हैं, जहां मारवाड़ी चौकी का नाला उफान पर आ गया है, जिस वजह से न सिर्फ लोगों को जान का जोखिम लेकर रास्ता पार करना पड़ रहा है, बल्कि इटावा, सुल्तानपुर, कोटा मार्ग भी इस उफान की वजह से बाधित हो गया है। तस्वीरें आपने कोटा की देखी, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें पहाड़ी इलाकों की भी है। पहाड़ी इलाकों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कई जिलों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मनाली में सड़क पर बेतहाशा पानी के अचानक आ जाने से लोगों के होश उड़ गए हैं। पानी इतना ज्यादा था कि एक ऑटो पूरी तरीके से उस पानी में समा जाता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से पानी जो है सड़क पर आ चुका है। लोगों का चलना दूभर हो चुका है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और सबसे ज्यादा स्थिति पहाड़ी इलाकों में खराब है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपने देखी, डोडा में किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में जो हादसा हुआ उसकी तस्वीर आपने देखी। अब ये आप तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली की देख रहे हैं, कितनी तेज धारा में पानी अब सड़क पर आ चुका है और यहाँ जो वाहन हैं वो पूरी तरीके से इस पानी में फंस चुके हैं। ऑटो पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। तो राज्य दर राज्य तस्वीर अब आपने देखी और अब आपको दिखाते हैं बारिश और बाढ़ से जुड़ी 10 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद अचानक आए सैलाब ने जमकर तबाही मचाई। सैलाब की चपेट में आने से इलाके के स्कूल और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सड़क पर अचानक सैलाब आने से मची अफरा तफरी। चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे पर पानी के साथ बहकर मलबा आया। मलबे में फंसी कई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूबी सड़क में पलटा दूध का टैंकर। बाल बाल बची टैंकर ड्राइवर की जान। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश से नदियों में आया उफान। स्कूली बच्चे उफनती नदी को पार करने के लिए हैं मजबूर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आसमानी आफत का कहर। उफनती नदी को पार करने की कोशिश करते नजर आए 3 लड़के। उत्तराखंड के हरिद्वार में देवदूत बने पुलिस के जवान। गंगा नदी के तेज बहाव में बहते लड़कों की बचाई गई जान। राजस्थान के कोटा अंडरपास में भरा पानी। अंडरपास के बगल से गुजरने वाले बरसाती नाले के बहाव में सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश की वजह से घर, खेत और दुकानें हुई जलमग्न। करीब 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
गुजरात के रावली में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हुआ, सड़क और रिहायशी इलाकों में भरा पानी। मोंटाना के येलोस्टोन नेशनल पार्क में जून में आई बाढ़ का वीडियो जारी किया गया। सैलाब में सड़कों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। तो हरियाणा के लिए भी कैसे अलर्ट जारी किया गया, उसकी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। हरियाणा के पंचकुला में बरसाती नदियां भारी बारिश के बाद से उफान पर आ गई हैं। नदी पर पुल न होने की वजह से लहरों के बीच से स्कूली बच्चों को गुजरना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद परिवार वाले रोज अपने बच्चों का नदी किनारे इंतजार करते हैं ताकि इस जोखिम सफर में किसी भी अनहोनी से वो अपने बच्चों को बचा सकें। कोई डंडा तो कोई स्कूली छात्र अपने पिता के कंधे का सहारा लेता है और जान जोखिम में डालकर एक दिन नहीं बल्कि रोजाना ही वो इसी तरीके से नदी पार करते हैं और तब अपने स्कूल तक पहुंचते हैं और स्कूल से वापस लौट कर आते हैं। तस्वीर आप देखिए, हैरान करने वाली ये तस्वीर है कि ये बच्चे इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, स्कूल जाना जरूरी है। ऐसे में रोजाना वो इसी नदी को पार करते हैं और इसी मुश्किलों के साथ वो स्कूल तक पहुंचते हैं। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश कहर बरपा रही है। कई जगह नदियों में उफान से लोगों को परेशानी जो है बढ़ गई है, तो कहीं बादल फटने की वजह से लोगों के आशियाने पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। आसमान से बरसी मुसीबत मूसलाधार, नदी में उफान, मुसीबत में जान। सड़कें पानी में डूबी, थमी जिंदगी की रफ्तार। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। एक और लोगों के मकानों में पानी भर गया है, तो कई इलाकों में सड़कों पर पूरी तरह से पानी का कब्जा हो गया है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से सामने आई हैं, जहां तेज बारिश की वजह से गोदावरी नदी में उफान आ गया है। नदी में उफान की वजह से पानी सड़कों के ऊपर बहने लगा है और रास्ता दोनों तरफ से कट गया है। हालात ये हो गए कि लोगों को जान जोखिम में डालकर कमर तक पानी में डूबकर सड़कों को पार करना पड़ा। कुछ लोग तो सोवनपल्ली से छत्तीसगढ़ जाने वाले रास्ते पर ही फंस गए और पानी की वजह से अपनी गाड़ियों को आगे नहीं ले जा पाए। बारिश, बाढ़ और आफत, एनडीआरएफ के जवान बने देवदूत। तेज बारिश की वजह से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच एनडीआरएफ की टीमें भी गढ़चिरौली में लोगों की मदद के लिए आगे आई। बताया जा रहा है कि गढ़चिरौली में नदियों में उफान की वजह से 25 सड़कें बंद हैं, जबकि 200 से ज्यादा गांवों का आपस में संपर्क कट गया है। एमपी में सैलाब का तांडव, तेज धार में बह गया ट्रैक्टर, बाल बाल बची 4 लोगों की जान। बारिश और बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास से भी सामने आई हैं। हुआ ये, तेज बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह से पानी से डूब गई थी और रास्ता पूरी तरह से बीच से कट गया। इस दौरान ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने पानी में ट्रैक्टर उतार दिया, लेकिन ट्रैक्टर कुछ ही दूरी पर जाकर पानी के तेज बहाव में बह गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है,
जिसमें ट्रैक्टर तेजी से पानी की धार में जाता दिखा। हालांकि ट्रैक्टर पानी में डूबता नहीं दिखा। बताया गया कि इस ट्रैक्टर में 4 लोग सवार थे, जो बाद में पानी में तैरकर निकलते हुए दिखाई दिए। हालांकि तेज बहाव में ट्रैक्टर को उतारने की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। पहाड़ों पर भी बारिश बनी मुसीबत। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा। अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान। मैदानों पर ही नहीं, पहाड़ों पर भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से कई मकान सैलाब में बह गए। जबकि बड़ी संख्या में गाड़ियां मलबे में दब गई। आफत का ये सैलाब काफी डराने वाला था। तस्वीरें ऐसी थीं कि किसी की भी देखकर रूह कांप जाए। अचानक आई बाढ़ से लोगों के मकानों में पानी और मलबा भर गया, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है, जबकि उत्तराखंड में 22 जुलाई तक मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलिए अब आपको गुजरात के अरावली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद कैसे सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी बारिश के बाद लोगों की टेंशन बढ़ गई है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है, घरों के अंदर पानी पहुंच गया है, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, कैसे मुश्किल बढ़ चुकी है अब भारी बारिश के बाद। और गुजरात में खास तौर पर कई जिले भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सड़क दरिया बन गई है, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर चुका है, खेतों तक में पानी भर गया है, जिसके चलते अब फसल भी प्रभावित हो रही है। किसानों के सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि इस मानसून के बाद अब आगे रास्ता क्या बचता है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और दोनों तस्वीर पूरी तस्वीर साफ करती हैं कि भारी बारिश के बाद कैसे जान मुश्किल में फंस गई है और जहान भी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि घरों में, दुकानों में पानी भर चुका है, खेतों में पानी भर गया है। हर किसी के सामने अपनी रोजी रोटी चलाने का भी संकट खड़ा हो गया है। गुजरात के अरावली की तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं और अरावली में खेतों में पानी के प्रहार से मुसीबत दोगुनी हो गई है। खेतों में पानी घुसने की वजह से फसलों के खराब होने का संकट भी अब गहरा गया है। जल प्रहार की तस्वीर आपके सामने है। इसी के साथ में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी बड़ा हादसा हुआ है, उसकी तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं, जहां पर शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। एक पुल गिर गया है, हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मलबे के नीचे कई मजदूर दबे हुए हैं, इसकी आशंका जाहिर की गई है। प्रशासन और रेस्क्यू टीम शटरिंग में दबे हुए मजदूरों को निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर, जहां पर पुल गिरने से 2 मजदूरों की जान चली गई है। अभी भी कुछ मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आपको रुद्रप्रयाग के इसी हादसे की दिखा रहे हैं, जहां पर ये मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन भूस्खलन के चलते किस तरीके से अचानक ये निर्माणाधीन पुल गिर जाता है, जिसके बाद मजदूर फंस चुके हैं। कई मजदूर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका में मचे आपातकाल के। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद का चुनाव शुरू हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति की रेस में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सहित 3 लोगों के नाम हैं। रानिल विक्रमसिंघे, दुल्लास अल्हापेरम्मा और अनुराग कुमारा दिनासाके। आज जो भी श्रीलंका का राष्ट्रपति बनेगा, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो ठप हो चुकी है, उसे ठीक करना है। नए राष्ट्रपति नवंबर 2024 तक पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे के कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे। हम आपके सामने ये 3 नाम रख रहे हैं, क्योंकि आज राष्ट्रपति का चुनाव किया जा रहा है और नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। रानिल विक्रमसिंघे 73 साल उनकी उम्र है, पहले भी कई संवैधानिक पदों पर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वो भी एक बड़े दावेदार हैं। दुल्लास एक बड़ा नाम, अनुराग कुमारा दिसानायके वो भी इस रेस में हैं, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे सबसे आगे, क्योंकि अंतरिम राष्ट्रपति भी बनाए गए,
पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले भी बड़े पद संभालते रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि कौन नया राष्ट्रपति होगा श्रीलंका का, जो लंका को इस मुश्किल की घड़ी से बाहर लाता है, क्योंकि श्रीलंका के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। दुलास अल्लाह पेरमा, अनुराग कुमारा दिसानायके और रानिल विक्रमसिंघे, ये 3 नाम हैं रेस में। कौन होता है आज श्रीलंका का नया राष्ट्रपति? तो नए राष्ट्रपति के लिए कितने वोटों की जरूरत है, वोटिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है, इसे जानने के लिए कोलंबो से हमारी सहयोगी अनुपमा झा की रिपोर्ट आप देखिए। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच में वोटिंग शुरू हो चुकी है। स्पीकर और कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सबसे पहले वोट डाला। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूँ, क्योंकि ये सिक्योरिटी जो है, किस तरीके सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका में हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो राष्ट्रपति भवन में घुसे थे, प्रधानमंत्री आवास में घुसे थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जो है महंगाई को लेकर जाहिर की थी। उसमें तमाम जो है वो युवा थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए लगातार जो है हम अपनी नाराजगी सरकार को लेकर जाहिर कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा है कि गोटाबाया राजपक्षे को जो है इस्तीफा देना पड़ा, वो यहां से चले गए। लेकिन अब आप समझिए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जब रानिल विक्रमसिंघे ने कमान संभाली है, तो ऐसे में आज अब जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, तो आखिर जो है किसको बहुमत मिलेगी, क्योंकि देखिए 225 सीटें हैं। तो अब ऐसे में जो है जाहिर सी बात है कि 145 का बहुमत जो है वो ऑलरेडी रानिल विक्रमसिंघे के पास है, लेकिन जीतने के लिए सिर्फ 113 सीटें चाहिए। हालांकि इसके लिए 1 घंटे का इंतजार करना होगा। 1 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन जो है वो अब अगला राष्ट्रपति बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अनुपमा झा, कोलंबो। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे की सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। शिंदे सरकार की संवैधानिकता पर फैसला देने के साथ ही कोर्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली मांग पर जो याचिका लगाई गई थी, उस पर भी सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को शिवसेना को दावे को लेकर ठाकरे और शिंदे गुट के बीच कानूनी लड़ाई पर विराम लगाया था। साथ ही कोर्ट ने विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता के नोटिस पर भी तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। तो आज महाराष्ट्र की सियासत जो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है, उसमें अहम सुनवाई होनी है, बड़ी सुनवाई होनी है, बागी विधायकों को लेकर सुनवाई होनी है। इसी के साथ में इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, क्योंकि उसी के बाद में मंत्रिमंडल विस्तार भी संभव होगा। शिंदे सरकार की संवैधानिकता पर बागी विधायकों पर भी आज सुनवाई होनी है। इसी के साथ में उद्धव ठाकरे की ओर से जो याचिका लगाई गई थी, उस पर भी सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र सियासत पर सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुप्रीम सुनवाई होनी है, जो कि शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट। उद्धव गुट की सुनवाई पर अब जो है शुरू हो गई है। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू कर दी गई है। उद्धव गुट की ओर से जो याचिका लगाई गई थी, जिसमें बागी विधायकों को लेकर याचिका थी, जिसमें फ्लोर टेस्ट को लेकर याचिका थी, और जो सरकार बनाने की बात कही गई, दावा किया गया था, उसको लेकर जो उद्धव ठाकरे की ओर से याचिका लगाई गई थी, कपिल सिब्बल की ओर से पैरवी शुरू कर दी गई है। सुनवाई शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। बागी विधायकों की किस्मत का फैसला क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या जो सरकार है, शिंदे सरकार, उसको लेकर क्या फैसला देती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही महाराष्ट्र की सियासत में आप दूसरी तस्वीर देखेंगे, क्योंकि इंतजार मंत्रिमंडल विस्तार का भी किया जा रहा है। एक के बाद एक झटके उद्धव ठाकरे को लगते रहे हैं। कल भी हमने देखा कि संसद में किस तरीके से शिंदे गुट के नेता को शिवसेना का नेता नियुक्त कर दिया गया। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे आस लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और एकमात्र रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही उद्धव ठाकरे के सामने बचा है। एहतशाम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। एहतशाम, सुनवाई शुरू हो चुकी है और उद्धव ठाकरे को अब एकमात्र उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है। अभी सुनवाई शुरू हुई है और इस बहस की शुरुआत कपिल सिब्बल ने की, जिसमें उन्होंने जो सबसे पहले ये मामला आया था, जो शिवसेना के बागी विधायक थे, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस वक्त विधायक थे, उन्होंने बगावत की थी, उनकी अयोग्यता का जो मामला है उस पर सुनवाई चल रही है। उस पर कपिल सिब्बल ने ये कहा कि जो 40 विधायक हैं जिन्होंने शिवसेना से बगावत की है, इनके खिलाफ अयोग्यता का मामला चलना चाहिए।
अयोग्य रहना चाहिए, जो कानून है, जो नियम है, उसका उल्लंघन हुआ है। और जो भी कार्रवाई हुई है, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, गवर्नर ने जो नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो अभी बहस सिर्फ शुरू हुई है, अभी देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, तो थोड़ा इसके लिए इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल इंतजार करना होगा एहतशाम। और जिस तरीके से कपिल सिब्बल की ओर से दलील रखी गई है, लेकिन हमने पिछले केसेस भी देखे हैं एहतशाम, कई और केसेस ऐसे ही थे जो इस ऐसी राजनीति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इसे इतर कुछ फैसला दिया। ठीक है, मैं लौटूंगी एहतशाम के पास में, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और उद्धव ठाकरे की ओर से जो याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि बागी विधायकों की विधायकी को अयोग्य घोषित किया जाए, राज्यपाल ने आखिर किस बिना पर जो है शिंदे गुट के नेताओं को बुलाया और उनकी ओर से सरकार को जो है बनाया गया। कपिल सिब्बल की ओर से बहस शुरू की गई है। चलिए अब बात करते हैं कि खुरासान की साजिश का खुलासा किस तरीके से हो रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकी संगठन आईएस खुरासान ने अपनी पत्रिका में बीजेपी के नेताओं पर हमले की बात कही है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया है। पीएफआई मामले में पूछताछ के दौरान अतहर और अरमान ने यह खुलासा किया है, पटना के गांधी मैदान में जुलाई के आखिर में हजारों लोगों को मिशन 2047 के लिए जोड़ने की जिम्मेदारी ली गई थी अतर के द्वारा। एएसपी फुलवारी शरीफ मनीष कुमार के मुताबिक गजवाए हिंद और अन्य कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े अतहर और अरमान की लगातार दूसरे देश में बैठे अपने साथियों से व्हाट्सएप कॉल, मैसेज और रेगुलर कॉल पर बातचीत होती रही थी। अब जांच एजेंसियों ने मजरूल की तलाश तेज कर दी है। ये शख्स मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और इसे 2047 के लिए लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस बात की तस्दीक एक व्हाट्सएप चैट के जरिए भी हुई है। अरमान और अतहर के साथ हम लोगों ने 48 आवर पुलिस रिमांड पर उसने पहले जो बातें बताई थी और उसके घर से जो एविडेंसेस मिले थे, मटेरियल एविडेंस थे हमारे पास, टेक्निकल एविडेंस थे, उसके मोबाइल में थे और उसके फेसबुक लिंक्स पे, ऑडियो में, वीडियो फाइल्स में बहुत सारे फैक्ट्स थे, जिस फैक्ट्स को हम लोगों ने वेरीफाई किया है। और उसने जो बताया है उससे जो उसके अगेंस्ट में या उसके ग्रुप के अगेंस्ट में या उसके एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में जो एफआईआर दर्ज था वो और पुख्ता हुआ है, मजबूत हुआ है, उसके ट्रेल्स दूर तक गए हैं और सारे जितने शामिल लोग हैं उसको इसमें हम लोग एक्सपोज करेंगे। तो पटना में पीएफआई की जिहादी साजिश को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियों को अब मजरूल नाम के एक आदमी की तलाश है। ये मजरूल बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। मजरूल पर 2047 के प्लान के लिए उत्तर बिहार के लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी इसको दी गई थी और इसीलिए एजेंसियां मजरूल की तलाश कर रही हैं। तो ये प्लानिंग आप देख रहे हैं। प्लान के मुताबिक पटना के गांधी मैदान के पास एक बड़े सेमिनार हॉल में आयोजन की तैयारी की गई थी। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि इस योजना की फंडिंग कौन कर रहा था, यानी कि पैसा कहां से आ रहा था इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। बताया जा रहा है कि जुलाई महीने के आखिर में पटना में यह आयोजन होना था, जहां जिहाद के नाम पर बुलाए गए लोगों का ब्रेन वॉश करने की तैयारी थी और इसीलिए अब ये पता लगाया जा रहा है कि कार्यक्रम में इस ब्रेन वॉश के लिए किन लोगों को बुलाया गया था। इस केस की जांच अब ईडी ने भी शुरू कर दी है, क्योंकि फंडिंग कौन कर रहा है इस केस के लिए, इस केस में पैसा कौन खर्च कर रहा है, उसका दायरा कहां तक है, ये ईडी पता लगाएगी जब जांच करती है। इन सब के बीच इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी कि आईएसकेपी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हो गई हैं और ये अलर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय को भी भेज दिया गया है। पता लगा है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी कि आईएसकेपी की पत्रिका में बीजेपी नेताओं पर हमले की बात कही गई है, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया है और इसीलिए अब इस पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए।
राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय टीम से पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद। एथलीटों के साथ कोच भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा, कोई नहीं टक्कर में, बिना किसी टेंशन से खेलिए। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा,